हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस एन यादव आप सभी का समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को भी लाइक करें, जिससे हम प्रेरित होकर आपके लिए नए नए कंटेंट्स को लेकर के आए। दोस्तों, आज हम आपके बीच जूलॉजी के परिसंचरण तंत्र टॉपिक के साथ आए हैं, जहां से अमूमन हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि परिसंचरण तंत्र में हार्ट से संबंधित, ब्लड से संबंधित एंड ब्लड वेसल से संबंधित बातें की जाती हैं। दोस्तों, हार्ट जो है या रक्त जो है और धमनियां यानी कि रक्त नलिकाएं, धमनी और शिराएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके बिना जूलॉजी बिल्कुल क्या है, अधूरी है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ। यानी कि परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश वर्जन सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, इसके हिंदी शब्द से ही या इंग्लिश वर्जन से ही पता लग रहा होगा कि इसका अर्थ क्या है। तो आपके लिए मैं यही बता देता हूं कि परिसंचरण तंत्र यानी कि संचरण, अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए दोनों शब्दों को, परि और संचरण के लिए, तो संचरण का मतलब प्रवाहित होना और परि का मतलब चारों ओर। इंग्लिश वर्जन सर्कुलेशन यानी कि पूरी बॉडी में क्या होना, तंत्र में सर्कुलेशन होना। यानी कि जीवों में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम्स तथा अन्य बहुत सारे प्रकार के तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन ही क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। दोस्तों, यानी कि मान लीजिए हमारी बॉडी को ही ले लीजिए, यानी कि हम जो भी खाते पीते हैं उसमें से बहुत सारे हमको क्या प्राप्त हुए, पोषक पदार्थ प्राप्त हुए। तो उन पोषक पदार्थों का ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना ही क्या कहलाता है दोस्तों, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। या हमने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ले लीजिए, यानी कि हमने ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया और ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने के पश्चात इस परिसंचरण तंत्र के द्वारा क्या है, हमारे अंतिम सेल तक क्या है, ये पहुंच जाती है। और उसके पश्चात जो CO2 प्राप्त होती है वो क्या है, एक एक सेल से होते हुए क्या है, हमारे बॉडी से बाहर हो जाती है। दोस्तों, तो परिसंचरण तंत्र ये है क्या, इसको किस तरीके से डिफाइन करें, तो देख लीजिए किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसे। जीवों में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम एवं अन्य प्रकार के पदार्थों का शरीर में परिवहन परिसंचरण तंत्र द्वारा यानी कि जीवों में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम्स एवं अन्य बहुत सारे प्रकार के पदार्थों का शरीर में ट्रांसपोर्टेशन ही क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो
किस तरीके से परिसंचरण होता है? तो आपने सुना होगा कि कुछ जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र है तो किसी में खुला हुआ। तो दोस्तों उसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं अब कि किस तरीके से, यानी कि हमारे अंदर कौन सा संचरण तंत्र पाया जाएगा, बंद होगा या खुला होगा, यानी कि ओपन होगा या क्लोज होगा, या इसका मतलब होता क्या है, ओपन का मतलब क्या है खुले हुए परिसंचरण तंत्र का, और बंद परिसंचरण तंत्र का क्या है। तो दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हो। तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार पाए जाते हैं। नंबर एक, खुला हुआ परिसंचरण तंत्र। यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्य किस तरीके से करते हैं, कौन से जीवों में खुला हुआ पाया जाएगा और कौन से जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र को लेकर के। तो दोस्तों जो खुला परिसंचरण तंत्र है ये अकशेरुकी जीवों में पाया जाता है। अकशेरुकी। अब ये अकशेरुकी क्या है? तो दोस्तों अकशेरुकी वे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी कहलाते हैं। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी। जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो कशेरुकी, या जीवन में कभी भी पाई गई हो वो कशेरुकी, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी। तो अकशेरुकी जीव कहाँ आएंगे? यानी कि खुले हुए परिसंचरण तंत्र में, अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों। तो देखिएगा अकशेरुकी यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो इसमें आपने नाम सुना होगा कॉकरोच। कॉकरोच जो है वो इसी खुले हुए परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो देख लीजिएगा किस तरीके से कॉकरोच में ये तंत्र काम करता है। दोस्तों इस तरीके से कॉकरोच का शरीर बटा हुआ होता है, यानी कि कॉकरोच का जो शरीर है वो 13 खंडों में 13 पार्ट्स में विभाजित होता है, यानी कि इस तरीके से। कॉकरोच तो देखा ही होगा, जो हमारी किचन वगैरह होती है उसमें कॉकरोच बहुत जल्दी से क्या है उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका जो शरीर है वो 13 खंडों में बटा होता है दोस्तों। तो यानी कि ये इस तरीके से बटा हुआ है 13 पिगमेंट्स में। तो ये क्या होगा, यानी कि ब्लड जो है वो इस तरीके से क्या है प्रवाहित होता है इसमें, बिल्कुल ओपन। कोई भी यहाँ पर रोक टोक, यहाँ पर भी यहाँ कोई भी बंदिश प्रतिबंध नहीं है, यानी कि हर पार्ट्स में क्या है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बह रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले एक पार्ट्स में पहुंचा उसके पश्चात दूसरे पार्ट्स में पहुंचे दोस्तों। तो कॉकरोच जो है उसमें कौन सा तंत्र? खुला हुआ परिसंचरण तंत्र। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और भी, तो कह सकते हो आप जो ऑर्थोपोडा वर्ग के जो जीव होंगे उनमें कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला हुआ। दूसरा हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा वर्ग के जो जीव हैं उनमें भी खुला हुआ परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये जो कॉकरोच है ये इन दोनों में से किस वर्ग का जीव है?
तो दोस्तों ये जो कॉकरोच है ये ऑर्थोपोडा वर्ग का जीव है, यानी कि जो कीट वर्ग है वो इसी ऑर्थोपोडा वर्ग के सदस्यों में आता है। जैसे मच्छर हो गए, मकड़ी हो गई, चींटियां हो गई, मधुमक्खी हो गई, मक्खियां हो गई, तो दोस्तों ये ऑर्थोपोडा वर्ग में आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनमें खुला हुआ परिसंचरण तंत्र जैसे कॉकरोच हो गया। और आगे दूसरा पॉइंट यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों ये जो बंद परिसंचरण तंत्र है ये कशेरुकी जीवों में पाया जाता है। कशेरुकियों में यानी कि जिनमें जीवन में कभी ना कभी रीढ़ की हड्डी पाई गई हो या जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो कौन से जीव कहलाते हैं? कशेरुकी जीव कहलाते हैं। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, लेकिन एक अपवाद है इसमें दोस्तों। अपवाद है केंचुआ। और केंचुआ किस वर्ग का जीव है? केंचुआ एनेलिडा वर्ग का जीव है। एनेलिडा वर्ग का सदस्य है, यानी कि एनेलिडा वर्ग के जितने भी जीव होंगे वो सभी के सभी उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है एनेलिडा वर्ग का या कशेरुकियों का, यानी कि उनमें केंचुआ जो है इसमें खुला हुआ परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब यहां पर देखना किस तरीके से, तो मान लीजिए यानी कि ये हर्ट हो गया और ब्लड इस तरीके से क्या है इस चेंबर में कोष्ठक में आया और लास्ट में घूमते हुए यानी कि इसमें घूमते हुए मूव होते हुए और बाद में क्या है फिर से बॉडी में क्या है ये पहुंच जाता है। तो ये क्या हुआ? बंद परिसंचरण तंत्र। अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ये खुला बंद ये वास्तविकता में ये है क्या? तो बहुत ही आसान शब्दों में एक एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या है समझते हैं। मान लीजिए कोई क्लास है, टीचर क्लास ले रहे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं बार बार क्या है अपनी समस्या को लेकर के कि हमें प्यास लग रही है और बार बार क्या है पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है और बाद में वो क्या है टीचर इससे परेशान हो रहे हैं। अब इससे परेशान होकर के उन्होंने क्या किया, दो विधियां अपनाई। एक विधि तो अपनाई कि पूरी क्लास में हर स्टूडेंट तक पाइपों के माध्यम से टंकी की व्यवस्था कर दी और पानी को पहुंचा दिया, यानी कि जब भी जिस भी स्टूडेंट्स को प्यास लगे वो अपने पास जो टंकी लगी हुई उसको खोल करके क्या है पानी को पी सकता है दोस्तों। तो वो तो हुआ बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि जिसको जरूरत हो वो पानी पी सकता है। दूसरी विधि उन्होंने अपनाई, इस पाइपों को न लेकर के पूरे हॉल में क्लासरूम में क्या है पानी भरवा दी, यानी कि बिल्कुल आपकी बॉडी के बिल्कुल आधे तक, यानी कि पूरी क्लास में पानी भरवा दिया, यानी कि जब जिसको भी प्यास लगे वो पानी को क्या है पी सकता है। तो दोस्तों वो हुआ खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि पूरे पानी क्या है वहां पर खुला हुआ है, जबकि बंद में पाइपों के माध्यम से हर स्टूडेंट तक टंकी के माध्यम से पानी को पहुंचा दिया। तो जो खुला हुआ पानी खुला परिसंचरण तंत्र और ये बंद परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों ये यानी कॉकरोच ये यहाँ पर क्या है खुला हुआ ब्लड है बिल्कुल, तो ये क्या हुआ खुला परिसंचरण तंत्र, जबकि बंद में यहाँ पर क्या है हर्ट में यानी कि चैम्बर हैं और इन चैम्बरों में से क्या है ब्लड धीरे धीरे क्या है हमारी बॉडी में पहुंच रहा है, पहले इस चैम्बर में, उसके पश्चात फिर इस चैम्बर में और उसके पश्चात फिर इसमें, इसके पश्चात फिर इस चैम्बर में और तब कहीं जा करके हमारी बॉडी में ये पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र वास्तविकता में ये है क्या। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं परिसंचरण तंत्र से संबंधित। दोस्तों परिसंचरण तंत्र में
बॉडी से संबंधित 3 चीजें आती हैं, वो हैं, एक तो है हार्ट यानी कि हृदय, दूसरा है ब्लड और तीसरा है ब्लड वेसल्स, यानी कि हृदय, रक्त और रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं यानी कि जिसमें धमनियां और शिराएं दोनों ही आ जाती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त तो शिराओं में अशुद्ध रक्त, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। तो देखिए किस तरीके से ये परिसंचरण तंत्र को हम अपनी बॉडी से क्या है जोड़ करके समझेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर यानी कि भूमिगत जल है, और आप क्या है उस भूमिगत जल को निकालना चाहते हैं, जैसे समरसेबल हो गई। समरसेबल के माध्यम से आप निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या लगा दिया, बोरिंग करके पाइपों के माध्यम से यानी कि एक मोटर लगा दी। अब ये मोटर को जैसे आपने स्टार्ट किया, ये मोटर क्या है भूमिगत जल को क्या है बाहर निकालेगी, और यहां से फिर आपने क्या किया, पाइपों की व्यवस्था कर दी, और पाइप लगा करके इस तरीके से आपने एक छत पर क्या लगा दी, टंकी को रख दिया। दोस्तों जब आप मोटर को चलाएंगे तो ये मोटर जो है वो भूमिगत जल को खींचकर पाइपों के माध्यम से इस टंकी में क्या कर देगी, स्टोर कर देगी। अब आपने क्या किया, उस पानी को यूज करने के लिए यानी कि अब मोटर को आपने बंद कर दिया, और आपने उस टंकी से बहुत सारे पाइप जो हैं वो एक किचन में पहुंचा दिया, एक टंकी, एक आपने बाथरूम में पहुंचा दी, एक बालकनी में पहुंचा दी। इस तरीके से आपने क्या है छोटे छोटे पाइपों के माध्यम से पूरे घर में जाल बिछा दिया। तो देखना आप यहां पर ये जो मोटर है, ये मोटर किसका कार्य करेगी, ये एक हार्ट का कार्य कर रही है दोस्तों। यानी कि मोटर की तरह ही हमारा हार्ट भी क्या है ब्लड को पंप करता है, और पंप करने के पश्चात पूरी बॉडी में क्या है ब्लड को पहुंचा देता है। तो मोटर जो है वो हार्ट के सिद्धांत पर कार्य कर रही है बिल्कुल। और ये जो आपने टंकी में जो जल भर दिया, इसे आप क्या कह सकते हो, यानी कि ब्लड। और उसके पश्चात ये जो पाइप हैं इनको क्या कहा आपने, यानी कि इनको कह दिया आपने ब्लड वेसल्स। यानी कि जो बड़े बड़े पाइप थे उन्होंने जो पानी पहुंचाया उनको कह सकते हो धमनियां, और जो पानी अब छोटे छोटे पाइपों के माध्यम से जगह जगह पहुंचाया आपने, इस कमरे में उस कमरे में किचन में बाथरूम में, तो वो क्या कहलाई, शिराएं हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मोटर जो है वो हार्ट कह सकते हो, और ब्लड जो है वो पानी हो गया, और ये जो पाइप जो है पाइपों की व्यवस्था की आपने, ये क्या हो गई, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाएं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अब हार्ट को लेकर के। हार्ट को लेकर के बात करेंगे कि हृदय का यानी कि हार्ट का विकास किस प्रकार से हुआ, या मानव के अंदर कौन से हार्ट पाया जाता है, पक्षियों में कौन सा हार्ट पाया जाता है, मछलियों में कौन सा हार्ट पाया जाता है, कीटों में कौन सा पाया जाएगा। दोस्तों इसी को लेकर के अब हम आगे बात करेंगे। दोस्तों बात करने वाले हैं हम परिसंचरण तंत्र का पहला ही भाग यानी कि हार्ट के बारे में, हार्ट का विकास क्रम के बारे में, कि हार्ट का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ। इस विकास क्रम के बाद हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, वही हमारा क्या होगा, टॉपिक होगा, मेन टॉपिक। तो देखिएगा हार्ट जो है किस तरीके से विकास हुआ इसका। तो सबसे पहले हम विकास क्रम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हार्ट का जो विकास हुआ वो मछलियों में हुआ। दोस्तों
और मछलियों से आगे बढ़ते हुए फिर जो विकास होता है दोस्तों वो उभयचरों में होता है। और उभयचरों के बाद फिर क्या आते हैं दोस्तों, सरीसृप। और सरीसृप के पश्चात दोस्तों स्तनधारी। और इसमें पक्षियों को भी आप क्या है जोड़ दीजिए। यानी कि सबसे पहले जो हृदय का जो विकास हुआ वो हुआ मछलियों में, जहां पर 2 चैम्बर्ड यानी कि 2 कोष्ठकों वाला हृदय था। उसके पश्चात उभयचर यानी कि एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस में त्रिकोष्ठकीय हृदय पाया गया यानी कि 3 चैम्बर। उसके पश्चात फिर सरीसृप आए यानी कि रेप्टाइल्स, जिसमें अर्ध 4 कोष्ठकीय हृदय पाया गया। और सबसे अंत में हर्ट का विकास होते होते विकास क्रम के आधार पर जो अंत में जो विकास हुआ सबसे ज्यादा हृदय का वो हुआ स्तनधारियों में, पक्षियों में आकर के। यानी कि स्तनधारी वे जीव होते हैं जिनमें स्तन पाए जाते हैं, चाहे वो विकसित हों या अविकसित हों। स्तनधारियों की पहचान के लिए दोस्तों दूसरी और पॉइंट है एक, यानी कि जिन भी जीवों के कान पाए जाते हैं वो हमेशा और हमेशा दोस्तों स्तनधारी होते हैं। तो पक्षियों में स्तनधारियों में हृदय पाया जाता है बिल्कुल 4 कोष्ठक वाला 4 चैम्बर्ड, यानी कि जो सर्वाधिक जो विकसित हृदय है वो पक्षी और स्तनधारियों में ही पाया जाता है दोस्तों। जबकि सबसे कम जो विकसित हृदय है वो दोस्तों मछलियों में पाया जाएगा। तो आप कह सकते हो ये क्रम से मैंने आपके पास रख दिया, यानी कि जो सबसे कम विकसित वो मछलियों में, और इसके पश्चात और विकसित हुआ तो उभयचरों में आ गया, और उभयचरों से सरीसृप, और सबसे अंत में विकसित होते होते ये स्तनधारियों में पहुंच गया। तो सर्वाधिक विकसित हृदय किन जीवों में पाया जाता है तो वो स्तनधारी और पक्षियों में पाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले हम मछलियों की ही, कि मछलियों में कितने चैम्बर वाला हर्ट पाया जाता है, यहाँ पर उभयचरों में कितने चैम्बर वाला हर्ट पाया जाता है, कौन कौन से चैम्बर को क्या नाम दिया जाता है। ये आप आए दिन सुनते होंगे, ये वेंट्रिकल हो गया, ये ऑरिकल हो गया, ये हैं क्या दोस्तों। तो सबसे पहले मछलियों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मछलियों में जो हृदय है वो 2 चैम्बर वाला पाया जाता है इस तरीके से। यानी कि जो हर्ट है मछलियों में वो 2 चैम्बर वाला हर्ट है। ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाता है दोस्तों अलिंद, जबकि जो नीचे वाला भाग है ये दोस्तों कहलाता है निलय। यानी कि इसे एट्रियम बोला जाता है, जबकि दोस्तों इसे वेंट्रिकल। यानी कि जो ऊपर वाला भाग उसे अलिंद इंग्लिश में एट्रियम, जबकि जो नीचे वाला भाग होता है उसे निलय। ये निलय से यानी कि आप सीधे शब्दों में देसी शब्दों में समझ सकते हो, निलय का मतलब यानी कि नीचे वाला भाग। तो ने वहां पर भी आ रहा है, नीचे में भी और यहाँ भी, तो निलय से समझ लीजिए कि नीचे वाला ही भाग होगा, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। तो मछलियों में कितने चैम्बर वाला हर्ट पाया जा रहा है, 2 कोष्ठकों वाला हर्ट। तो कह सकते हो यहां पर दोस्तों यानी कि 2 चैम्बर्ड हर्ट दोस्तों। यानी कि यहां पर 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, एक अलिंद और एक निलय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर दूसरे की बात करते हैं, एम्फीबियंस की, उभयचरों की दोस्तों। दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं उभयचर, यानी कि एम्फीबियंस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इन उभयचर यानी कि एम्फीबियंस का अर्थ समझा दूं कि एम्फीबियंस है क्या। तो एम्फीबियंस जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि एम्फी और एक हो गया विंस।
यानी कि एम्फी का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है डबल, और जो कि वियंस का मतलब क्या होता है, लाइफ, यानी कि दो लाइफ, डबल लाइफ। यानी कि कह सकते हो एम्फीबियंस यानी कि उभयचर जो हैं वो यानी कि जल और थल, यानी कि जल और थल दोनों पर ही क्या है, विचरण कर सकते हैं, अपना जीवन को जी सकते हैं। कहां पर, जल पर भी और थल पर भी। अर्थात उभयचर वे जीव होते हैं जो जल में भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं। तो एम्फीबियन से ही अर्थ निकल रहा है, यानी कि डबल लाइफ दोस्तों। अब कितने चैम्बर वाला इसमें हर्ट पाया जाता है दोस्तों, तो देखिएगा। दोस्तों ये जो एम्फीबियंस हैं इनमें 3 चैम्बरों वाला हर्ट पाया जाता है, यानी कि त्रिकोष्ठकीय हृदय पाया जाता है दोस्तों। आप ऊपर वाला ऑरिकल यानी कि एट्रियम अलिंद हुआ, और नीचे वाला निलय। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऊपर वाला जो है वो एट्रियम अलिंद हो गया। अब ये जो बीच में ये जो सेप्टम लगा दिया, ये क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला अलिंद हुआ, यानी कि दो ऊपर चैम्बर हो गए अलिंदों के। एक ये अलिंद हो गया राइट, और एक वाला ये आपका ये यानी कि लेफ्ट हो गया। तो कह सकते हो यहां पर, यानी कि ये दोनों ही क्या हो गए, अलिंद हो गए। जबकि नीचे वाला क्या हो गया, निलय हो गया, यानी कि वेंट्रिकल। तो कह सकते हो आप, यानी कि जो उभयचर हैं एम्फीबियंस, इनमें कौन यानी कितने चैम्बर वाला हर्ट पाया जाता है, तो इनमें 3 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है दोस्तों। चैम्बर का मतलब यानी कि इनमें जो कमरे हैं वो 3 कमरे पाए जाते हैं उभयचरों के हृदय में, क्योंकि मछलियों में केवल 2 ही कमरे थे। तो चैम्बर का मतलब ये होता है कमरे से संबंधित क्या है, आप समझ सकते हो। यहाँ पर 2 कमरे, 2 अलिंद 2 कमरे हो गए, जो कि नीचे निलय जो है वो एक ही है यहाँ पर। तो 3 चैम्बर्ड हर्ट। अब कौन कौन से जीव आएंगे उभयचरों में, कौन कौन से आते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मेढक, न्यूट, सैलामेंडर। तो दोस्तों जो मेढक होता है, न्यूट होता है, सैलामेंडर होता है, ये कहाँ आते हैं, उभयचरों के अंतर्गत आते हैं। ये जल पर भी रह लेते हैं और थल पर भी क्या है, रह लेते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों तीसरा पॉइंट है सरीसृप, यानी कि रेप्टाइल्स। अब ये रेप्टाइल्स क्या हैं, सरीसृप क्या हैं, तो दोस्तों जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जो रेंग करके चलते हैं फिसल फिसल करके, ये वो सरीसृप कहलाते हैं। यानी कि रेंगने वाले जीव। तो रेंगने वाले जीवों में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो यहां पर सांप हो गया, सांप के बाद गिरगिट हो गया, छिपकली, डायनासोर। तो दोस्तों जो सांप हुआ है ये रेंग कर चलता है, गिरगिट भी, छिपकली भी, डायनासोर भी, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये रेप्टाइल्स वर्ग के जीव होते हैं, यानी कि सरीसृपों के अंतर्गत ये आते हैं। अब इनमें कितने चैम्बर वाला हर्ट पाया जाता है, कितने अलिंद यहाँ पर पाए जाते हैं और कितने हर्ट पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है
दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हर्ट पाया जाता है, यानी कि 4 कोष्ठकों वाला यहाँ पर हृदय नहीं होगा। यहाँ पर अपूर्ण 4 कोष्ठकी हृदय होता है, यानी कि अपूर्ण 4 चैम्बर्ड हार्ट। यानी कि यहाँ पर निलय जो होता है वो पूरा का पूरा नहीं हो पाता, यानी कि ये अपूर्ण विभाजित होता है। वहां पर क्या था एम्फीबियंस में, वहां पर ये वाली स्थिति वहां पर थी नहीं, यानी कि इसका अभी भी विकास क्या है, चल रहा है दोस्तों। तो ऊपर वाला क्या हुआ, अलिंद हो गया ये भी, और ये भी क्या हुआ दोस्तों, अलिंद हुआ। और नीचे वाला क्या हुआ, निलय हुआ, लेकिन कैसा है, अपूर्ण निलय है। क्या है, अपूर्ण निलय है। तो यहां पर क्या कह सकते हो, 2 अलिंद और 1 निलय, और वो भी निलय कैसा, अपूर्ण। यानी कि यहां पर कह सकते हो अपूर्ण 4 कोष्ठकीय हृदय या 4 कोष्ठीय हृदय। तो दोस्तों यहां पर इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं इनमें सभी में क्या पाया जाता है, कौन सा हृदय, ये वाला हृदय यहां पर क्या है, पाया जाता है दोस्तों। आगे की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट स्तनधारी और पक्षियों के बारे में, यानी मैमल्स और एग्स के बारे में। जो सर्वाधिक विकसित हृदय है, विकास क्रम के आधार पर क्या हो गया, वो धीरे धीरे उसका विकास होता गया, और सबसे अधिक क्या हो गया, वो विकसित हृदय हो गया। तो उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, वहां पर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, और वो भी बिल्कुल पूर्ण रूप से दोस्तों। एक पॉइंट और बचा उभयचरों में, अगर कछुआ आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कछुआ में कौन सा हृदय पाया जाता है दोस्तों, तो वहां पर त्रिकोष्ठकी हृदय पाया जाता है, यानी कि वो उभयचरों के अंतर्गत आता है दोस्तों, क्योंकि वो जल पर भी निवास करता है और थल पर भी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है, और आया भी है वो क्वेश्चंस, कि जो मगरमच्छ है वो किसके अंतर्गत आता है, स्तनधारियों में, सरीसृपों में, उभयचरों में, या मछलियों के अंतर्गत। तो दोस्तों जानकारी के लिए और भी बता दूं आपके लिए कि जो मगरमच्छ है वो सरीसृपों में आता है, रेप्टाइल्स में आता है, यानी कि वो रेंगकर चलने वाला जीव है दोस्तों। और उसमें भी अपूर्ण विभाजित यानी कि अपूर्ण हृदय पाया जाता है, यानी कि अपूर्ण 4 कोष्ठकी हृदय दोस्तों। बात कर लेते हैं अब अपने पॉइंट की तरफ लास्ट, स्तनधारी और पक्षियों में, यानी कि मैमल्स और एप्स में कौन सा हृदय पाया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए बता ही दिया कि स्तनधारी कौन कौन से जीव होते हैं, तो चाहे वो विकसित हो या अविकसित स्तन हो, तो या पक्षी, तो ये कहाँ आते हैं, ये 4 कोष्ठकी हृदय के अंतर्गत दोस्तों ये गिने जाते हैं। तो देखना यहां पर इस तरीके से दोस्तों यहां पर ये हट पाया जाता है स्तनधारियों में और पक्षियों में, यानी कि यहां पर ऊपर वाले हिस्से क्या हो गए, ये अलिंद कहलाएंगे, जबकि नीचे वाले दोस्तों क्या हैं, निलय यानी कि वेंट्रिकल। तो अलिंदों की संख्या कितनी हुई यहां पर, 2, और निलयों की संख्या भी कितनी है यहां पर दोस्तों, 2। ऊपर वाले एट्रियम ऑरिकल और नीचे वाले वेंट्रिकल कितने हैं यहां पर, एक कमरा, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों ये जो हृदय है इनमें सर्वाधिक विकसित हृदय पाया जाता है, ये सर्वाधिक विकसित हृदय, और कैसा, 4 कोष्ठकी हृदय। चार कोष्ठीय
हृदय पाया जाता है किसमें? स्तनधारियों में और पक्षियों में। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। अब हम जो बात करेंगे आगे वो हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कि ह्यूमन हार्ट किस तरीके से कार्य करता है, और वो हमारी क्लास अगली नेक्स्ट होगी। बने रहिए मेरे साथ आगे भी क्लासों में। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों दूसरी बात, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें